चैप्टर 9 दुर्स्वप्न। मबोंगा गांव के मुखिया अश्वेत लोग दावत उड़ा रहे थे, जबकि उनके ऊपर एक बड़े पेड़ पर वानरों का टार्जन बैठा था, भयानक भयानक, खाली और ईर्ष्यालु। उस दिन शिकार करना बहुत मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े शिकारियों के लिए भी दिन दुबले और मोटे दोनों होते हैं। कई बार टार्जन पूरे सूरज से ज्यादा खाली हाथ रहता था, और वो पूरे चांद से गुजरा था, जिसके दौरान वो मुश्किल से भूख से बच पाया था, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते थे। एक बार घास खाने वाले पक्षियों में बीमारी का दौर आया था, जिसके कारण मैदान कई वर्षों तक शिकार से रहित हो गए थे, और फिर से बड़ी बिल्लियां इतनी तेजी से बढ़ीं और देश पर इस तरह छा गईं कि उनका शिकार, जो टार्जन का भी था, काफी समय तक डरकर भाग गया था। लेकिन टार्जन ने हमेशा ही भरपूर खाना खाया था। आज, हालांकि वो खाली हाथ था, एक के बाद एक मुसीबतें उसके नए शिकार को पकड़ती जा रही थीं, इसलिए अब, जब वह दावत कर रहे अश्वेतों के ऊपर पेड़ पर बैठा था, तो उसे अकाल की सारी पीड़ाएं महसूस हो रही थीं और अपने आजीवन दुश्मनों के लिए उसकी नफरत उसके सीने में और भी बढ़ गई थी। ये वाकई बहुत लुभावना था, जब ये गोमंगनी खुद को इतना भर रहे थे कि उनका पेट लगभग फटने के कगार पर था, और वह भी हाथी के मांस के साथ। ये सच था कि टार्जन और टंटोर सबसे अच्छे दोस्त थे, और टार्जन ने कभी हाथी का मांस नहीं चखा था, लेकिन गोमांगनी ने जाहिर तौर पर एक हाथी को मार डाला था, और जब वे अपने शिकार का मांस खा रहे थे, तो टार्जन को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि अगर उसे मौका मिलता तो वह भी ऐसा ही करता। अगर उसे पता होता कि हाथी की मौत बीमारी से कई दिन पहले हो चुकी थी, तो वह शायद दावत में हिस्सा लेने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता, क्योंकि वानरों का टार्जन कोई मांस खाने वाला नहीं था। हालांकि भूख सबसे ज्यादा खाने के शौकीन लोगों के स्वाद को कुंद कर सकती है, और टार्जन वास्तव में खाने वाला नहीं था। इस समय वह एक बहुत भूखा जंगली जानवर था जिसे सावधानी से बांध कर रखा गया था, क्योंकि गांव के बीच में बड़े से बर्तन को काले योद्धाओं ने घेर रखा था, जिनके बीच से वानरों का टार्जन भी बिना किसी नुकसान के निकल पाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए ये जरूरी था कि दर्शक तब तक भूखा रहे जब तक कि काले लोग पेट भरकर बेहोश न हो जाएं, और फिर अगर उनके पास कुछ बचा हो तो उससे वह सबसे अच्छा भोजन बनाए। लेकिन अधीर टार्जन को ऐसा लग रहा था कि लालची गोमंगनी आखिरी निवाला खाए जाने से पहले दावत छोड़ने के बजाय फट जाएगी। कुछ समय के लिए उन्होंने शिकार नृत्य के कुछ हिस्सों को निष्पादित करके खाने की एकरसता को तोड़ा, एक ऐसा काम जिसने पाचन को इतना उत्तेजित कर दिया कि वे एक बार फिर नए जोश के साथ नीचे गिर गए। लेकिन हाथी के मांस और देशी बियर की अत्यधिक मात्रा के सेवन के कारण वे इतने कमजोर हो गए कि किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते थे। कुछ तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि वे जमीन से उठ नहीं सकते थे, बल्कि बड़े से खाना पकाने वाले बर्तन के पास ही पड़े रहते थे और बेहोशी की हालत में खुद को ठूंस लेते थे। आधी रात हो चुकी थी, तब तक टार्जन को ये भी समझ में नहीं आया कि यह सामूहिक उत्सव समाप्त हो गया है। अश्वेत लोग अब तेजी से सो रहे थे, लेकिन कुछ अभी भी डटे हुए थे। उनकी स्थिति को देखते हुए टार्जन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह आसानी से गांव में घुस सकता था और उनकी नाक के सामने से मुट्ठी भर मांस छीन सकता था, लेकिन मुट्ठी भर मांस वह नहीं चाहता था। एक पेट भर मांस से कम कुछ भी उस महान खालीपन की तीव्र लालसा को शांत नहीं कर सकता था। इसलिए उसे शांति से भोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। आखिरकार एक योद्धा अपने आदर्शों पर खरा उतरा। एक बूढ़ा आदमी जिसका पेट कभी झुर्रीदार था, अब ड्रम के सिर की तरह चिकना और कसा हुआ था। बहुत बेचैनी और यहाँ तक कि दर्द के साथ वह बर्तन की ओर रेंगता और धीरे धीरे अपने घुटनों पर आ जाता, जहाँ से वह बर्तन में हाथ डालकर मांस का एक टुकड़ा पकड़ सकता था। फिर वह जोर से कराहते हुए अपनी पीठ के बल लुढ़क जाता और वहीं लेट जाता, जबकि वह धीरे धीरे अपने दांतों के बीच से भोजन को अपने भरे हुए पेट में डालता। टार्जन को ये स्पष्ट था कि बूढ़ा आदमी तब तक खाता रहेगा जब तक वह मर नहीं जाता, या जब तक कि मांस खत्म नहीं हो जाता। बंदर आदमी ने घृणा से अपना सिर हिलाया। ये गोमंगनी कौन से गंदे जीव थे। फिर भी जंगल के सभी लोगों में से केवल वही आकार में टार्जन से मिलते जुलते थे। टार्जन एक आदमी था, और वे भी किसी तरह के आदमी ही होंगे, जैसे छोटे बंदर, बड़े वानर और बोलगानी गोरिल्ला,
स्पष्ट रूप से एक ही बड़े परिवार के थे, हालांकि आकार और रूप और रीति रिवाजों में भिन्न थे। टार्ज़न शर्मिंदा था, क्योंकि जंगल के सभी जानवरों में आदमी सबसे घिनौना था। आदमी और डैंगो, लकड़बग्घा। केवल आदमी और डैंगो ही तब तक खाते थे जब तक कि वे मरे हुए चूहे की तरह फूल नहीं जाते। टार्ज़न ने डैंगो को एक मरे हुए हाथी के शव को खाते हुए देखा था और फिर इतना खाते रहे कि वो उस छेद से बाहर नहीं निकल पाया था जिससे वह अंदर गया था। अब वह आसानी से विश्वास कर सकता था कि अवसर मिलने पर आदमी भी ऐसा ही करेगा। मनुष्य भी सबसे अप्रिय प्राणी था, उसकी पतली टांगें और बड़ा पेट, उसके दांत और मोटे, लाल होंठ। मनुष्य घिनौना था। टार्ज़न की नज़र उस घिनौने बूढ़े योद्धा पर टिकी हुई थी जो उसके नीचे गंदगी में लौट रहा था। वह चीज़ अपने घुटनों पर झुककर मांस का एक और टुकड़ा पाने की कोशिश कर रही थी। वह दर्द से कराह रही थी और फिर भी वह लगातार खा रही थी, खा रही थी, खा रही थी। टार्ज़न अब और सहन नहीं कर सकता था, न तो उसकी भूख और न ही उसकी घृणा। चुपचाप वह जमीन पर फिसल गया और उसके और भोजकर्ता के बीच बड़े पेड़ का तना आ गया। वह आदमी अभी भी घुटनों के बल बैठा था, पीढ़ा में लगभग दुगुना झुका हुआ, खाना पकाने के बर्तन के सामने। उसकी पीठ बंदर आदमी की ओर थी। तेजी से और बिना आवाज किए टार्ज़न उसके पास पहुंचा। कोई आवाज नहीं हुई क्योंकि स्टील की उंगलियां काले गले पर बंद थीं। संघर्ष छोटा था, क्योंकि वह आदमी बूढ़ा था और पहले से ही पेट भर खाने और बियर के प्रभाव से आधा बेहोश हो चुका था। टार्ज़न ने निष्क्रिय पिंड को गिरा दिया और खाना पकाने के बर्तन से मांस के कई बड़े टुकड़े निकाले, जो उसकी महान भूख को भी संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। फिर उसने भोज करने वाले के शरीर को उठाया और उसे बर्तन में डाल दिया। जब दूसरे अश्वेत जाग गए तो उनके पास सोचने के लिए कुछ होगा। टार्ज़न मुस्कुराया। जैसे ही वह अपने मांस के साथ पेड़ की ओर मुड़ा, उसने बियर से भरा एक बर्तन उठाया और उसे अपने होठों तक उठाया, लेकिन पहले इस स्वाद में उसने अपने मुंह से सामान थूक दिया और आदिम टैंकर्ड को एक तरफ फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि डैंगो भी इस तरह के गंदे स्वाद वाले पेय पर सीमा खींचेगा, और इस दृढ़ विश्वास के साथ मनुष्य के प्रति उसकी घृणा बढ़ गई। टार्ज़न जंगल में लगभग आधा मील दूर चला गया और फिर उसने अपना चुराया हुआ खाना खाने के लिए रुका। उसने देखा कि उसमें से एक अजीब और अप्रिय गंध आ रही थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आग के ऊपर पानी के बर्तन में रखा हुआ था। टार्ज़न, बेशक, पका हुआ खाना खाने का आदी नहीं था। उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन वह बहुत भूखा था और उसने अपने द्वारा चुराए गए खाने का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह खाना उल्टी करने वाला है। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए जितना चाहिए था, उससे कहीं कम की जरूरत थी। तराजू को जमीन पर फेंककर वह एक सुविधाजनक जगह पर सिमट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद लाना मुश्किल लग रहा था। आमतौर पर वानरों का टार्ज़न एक कुत्ते की तरह जल्दी सो जाता था, जैसे वह आग की लपटों के सामने चूल्हे पर सिमट जाता है, लेकिन आज रात वह छटपटा रहा था और करवटें बदल रहा था, क्योंकि उसके पेट के गड्ढे में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी जो हाथी के मांस के टुकड़ों की रात में बाहर आकर अपने हाथी की तलाश करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन टार्ज़न अड़ा हुआ था। उसने अपने दांत पीसकर उन्हें रोक लिया। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसे अपना भोजन नहीं छीना जा सकता था। वह झपकी लेने में सफल हो गया था, तभी शेर की दहाड़ ने उसे जगा दिया। वह उठकर बैठा और पाया कि दिन का उजाला हो चुका था। टार्ज़न ने अपनी आंखें मलीं। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच सो गया था? उसे अच्छी नींद के बाद जो तरोताज़ा महसूस होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। एक शोर ने उसका ध्यान खींचा और उसने नीचे देखा तो पेड़ के नीचे एक शेर खड़ा था और उसे भूखी निगाहों से देख रहा था। टार्ज़न ने जानवरों के राजा की ओर मुंह बनाया, जिस पर नुमा ने, बंदर आदमी को बहुत आश्चर्यचकित करते हुए, उसकी ओर शाखाओं पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब टार्ज़न ने पहले कभी किसी शेर को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा था, फिर भी किसी अज्ञात कारण से उसे इस विशेष शेर द्वारा ऐसा करने पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे ही शेर धीरे धीरे उसकी ओर चढ़ रहा था, टार्ज़न ऊंची शाखाओं की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने पाया कि वह बहुत मुश्किल से ही चढ़ सकता था।
बार बार वह पीछे की ओर फिसलता रहा और जो कुछ उसने हासिल किया था उसे खोता रहा, जबकि शेर लगातार चढ़ता रहा और वानर आदमी के और करीब आता गया। टार्ज़न को पीली हरी आंखों में भूख की रोशनी दिखाई दे रही थी। वह झुके हुए गालों पर लार टपकाता हुआ देख सकता था और बड़े नुकीले दांत उसे पकड़ने और नष्ट करने के लिए खुले हुए थे। बेतहाशा पंजे मारते हुए वानर आदमी आखिरकार अपने पीछा करने वाले पर थोड़ा आगे बढ़ने में सफल रहा। वह दूर ऊपर पतली शाखाओं तक पहुंच गया जहां उसे अच्छी तरह से पता था कि कोई शेर उसका पीछा नहीं कर सकता, फिर भी शैतानी चेहरे वाला नूमा लगातार आगे बढ़ता रहा। यह अविश्वसनीय था, लेकिन ये सच था। फिर भी टार्ज़न को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यद्यपि उसे इस सब की अविश्वसनीयता का एहसास था, फिर भी उसने इसे एक स्वाभाविक बात के रूप में स्वीकार कर लिया। पहली बात तो ये कि शेर को चढ़ना ही था और दूसरी बात ये कि उसे ऊपरी छतों में प्रवेश करना था, जहां शीता नामक तेंदुआ भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर बंदर आदमी अपने अजीब तरीके से पंजे मारता हुआ चला गया और उसके पीछे शेर नुमा आया, जो बुरी तरह कराह रहा था। आखिरकार टार्ज़न जंगल से बहुत ऊपर एक हिलती हुई शाखा के सबसे ऊपरी शिखर पर संतुलित होकर खड़ा हो गया। वह आगे नहीं जा सका। उसके नीचे शेर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था और वानरों के टार्ज़न को एहसास हुआ कि आखिरकार अंत आ गया है। वह शेर नुमा के साथ एक छोटी सी शाखा पर लड़ाई नहीं कर सकता था, खासकर ऐसे नुमा के साथ जिसके लिए जमीन से 200 फीट ऊपर हिलती हुई शाखाएं जमीन जितनी ही मजबूती प्रदान करती थीं। शेर और करीब आता गया। एक पल और वह अपने एक बड़े पंजे से उस बंदर जैसे आदमी को नीचे खींचकर उन भयानक जबड़ों तक ले जा सका। उसके सिर के ऊपर एक भिनभिनाने की आवाज ने टार्ज़न को आशंकित होकर ऊपर की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा पक्षी उसके ठीक ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा पक्षी कभी नहीं देखा था, फिर भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसने उसे भूमि से घिरे खाड़ी के किनारे छोटे से केबिन में किताबों में से एक में सैकड़ों बार नहीं देखा था। वह काय से भरा हुआ केबिन जिसमें उसकी सारी सामग्री उसके मृत और अज्ञात पिता द्वारा युवा लॉर्ड ग्रास्टोक को छोड़ी गई एकमात्र विरासत थी। चित्र पुस्तक में विशाल पक्षी को अपने पंजों में एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए जमीन से बहुत ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया था, जबकि नीचे एक विचलित मां हाथ ऊपर उठाए खड़ी थी। शेर उसे पकड़ने के लिए अपने पंजे आगे बढ़ा ही रहा था कि पक्षी ने झपट्टा मारा और टार्ज़न की पीठ में अपने कम खतरनाक पंजे गड़ा दिए। दर्द सुन्न कर देने वाला था, लेकिन ये राहत की भावना थी कि बंदर आदमी खुद को नुमा के चंगुल से छुड़ाया हुआ महसूस कर रहा था। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए पक्षी तेजी से ऊपर उठा, जब तक कि जंगल बहुत नीचे नहीं था। इतनी ऊंचाई से उसे नीचे देखने से टार्ज़न को उल्टी और चक्कर आने लगा, इसलिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी सांस रोक ली। विशाल पक्षी ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। टार्ज़न ने अपनी आंखें खोलीं। जंगल इतनी दूर था कि वह अपने नीचे केवल एक धुंधला हरा धब्बा देख सकता था, लेकिन ठीक ऊपर और बहुत करीब सूरज था। टार्ज़न ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उन्हें गर्म किया, क्योंकि वे बहुत ठंडे थे। फिर अचानक उसे पागलपन ने जकड़ लिया। पक्षी उसे कहाँ ले जा रहा था? क्या उसे इस तरह एक पंख वाले प्राणी के सामने निष्क्रिय रूप से झुकना था, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो? क्या वह, वानरों का टार्ज़न, शक्तिशाली योद्धा, अपनी रक्षा में एक भी वार किए बिना मर जाएगा? कभी नहीं। उसने अपनी गी स्ट्रिंग से शिकार का ब्लेड छीना और ऊपर की ओर जोर लगाते हुए उसे एक बार, 2 बार, 3 बार अपने सीने में घुसा दिया। शक्तिशाली पंख कुछ और बार फड़फड़ाए, ऐंठन के साथ पंजे अपनी पकड़ ढीली कर दी और वानरों का टार्ज़न दूर जंगल की ओर तेजी से नीचे गिर गया। बंदर आदमी को ऐसा लगा कि वो कई मिनट तक नीचे गिरा रहा, फिर वह पेड़ की पत्तियों से भरी चोटी पर जा गिरा। छोटी शाखाओं ने उसे गिरने से रोका, जिससे वह उसी शाखा पर एक पल के लिए आराम करने लगा, जिस पर वह पिछली रात सोने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए वह अपना संतुलन वापस पाने की बेतहाशा कोशिश में वहीं गिर पड़ा, लेकिन आखिरकार वह लुढ़क गया। फिर भी बेतहाशा पकड़ते हुए वह शाखा को पकड़ने और लटकने में सफल रहा। एक बार फिर उसने अपनी आंखें खोली,
जो उसने गिरने के दौरान बंद कर ली थीं। फिर से रात हो गई थी। अपनी पूरी चपलता के साथ वह वापस उस जगह पर चढ़ गया जहां से वह गिरा था। उसके नीचे एक शेर दहाड़ रहा था और नीचे की ओर देखते हुए टार्ज़न चांदनी में चमकती पीली हरी आंखें देख सकता था, जो जंगल की रात के अंधेरे में भूख से उसकी ओर ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। बंदर आदमी की सांस फूलने लगी। हर रोम से ठंडा पसीना निकल रहा था। टार्ज़न के पेट में बहुत ज्यादा बेचैनी थी। बंदरों के टार्ज़न ने अपना पहला सपना देखा था। वह काफी देर तक बैठा नूमा को अपने पीछे पेड़ पर चढ़ते हुए देखता रहा और ऊपर से उसके बड़े पंखों की आवाज सुनता रहा, क्योंकि वानरों के राजा टार्ज़न के लिए उसका सपना एक वास्तविकता था। वह जो कुछ भी देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और फिर भी इन अविश्वसनीय चीजों को देखने के बाद वह अपनी खुद की धारणाओं के प्रमाण पर भी अविश्वास नहीं कर सकता था। अपने पूरे जीवन में कभी भी टार्ज़न की इंद्रियों ने उसे बुरी तरह धोखा नहीं दिया था, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन पर बहुत भरोसा था। टार्ज़न के मस्तिष्क में जो भी धारणाएं कभी भी पहुंची थीं, वे अलग अलग सटीकता के साथ एक सच्ची धारणा थीं। वो इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह ऐसे अजीबोगरीब रोमांच से गुजरा हो जिसमें सच्चाई का एक दाना भी न हो। ये कि एक सड़े हुए हाथी के मांस से विकृत पेट, जंगल में दहाड़ता हुआ शेर, एक चित्र पुस्तक और नींद उसके द्वारा अनुभव की गई सभी स्पष्टकट विवरणों को इतनी सच्चाई से चित्रित कर सकते हैं, यह उसकी समझ से बिल्कुल परे था। फिर भी वह जानता था कि नूमा पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह जानता था कि जंगल में ऐसा कोई पक्षी नहीं है जैसा उसने देखा था, और वह ये भी जानता था कि वह जितनी दूरी तक नीचे गिरा था उसका एक छोटा सा अंश भी नीचे नहीं गिर सकता था और जीवित नहीं रह सकता था। कम से कम ये कहा जा सकता है कि वह एक बहुत ही हैरान टार्ज़न था, क्योंकि वह एक बार फिर से नींद के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत ही हैरान और बहुत ही उबकाई से भरा टार्ज़न रात की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में गहराई से सोचते हुए उसने एक और उल्लेखनीय घटना देखी। ये वास्तव में काफी हास्यास्पद था, फिर भी उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। ये हिस्सा सांप से कम नहीं था, जो उसके नीचे पेड़ की टहनी पर अपनी घुमावदार और चिपचिपी चाल से चढ़ रहा था। हिस्सा बूढ़े आदमी का सिर, जिसे टार्ज़न ने खाना पकाने के बर्तन में ठूंसा था। सिर और गोल, तंग, काला, फूला हुआ पेट। जैसे ही बूढ़े आदमी का भयावह चेहरा, ऊपर की ओर मुड़ी हुई आंखों वाला, सख्त और कांच जैसा, टार्ज़न के पास आया, जबड़े उसे जकड़ने के लिए खुल गए। बंदर आदमी ने भयानक चेहरे पर गुस्से से वार किया, और जैसे ही उसने वार किया, प्रेत गायब हो गया। टार्ज़न अपनी शाखा पर सीधा बैठा हुआ था, उसका हर अंग कांप रहा था, उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह हाँफ रहा था। उसने अपनी गहरी, जंगल में प्रशिक्षित आंखों से अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे हिस्सा सांप के शरीर वाले बूढ़े आदमी का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसकी नंगी जांघ पर बंदर आदमी ने एक कैटरपिलर देखा, जो उसके ऊपर एक शाखा से गिरा था। मुंह बनाते हुए उसने उसे नीचे अंधेरे में फेंक दिया, और इस तरह रात बीतती गई, सपनों के बाद सपनों का, दुस्वप्न के बाद दुस्वप्न का, जब तक कि विचलित वानर मानव अपने आसपास के पेड़ों में हवा की सरसराहट से भयभीत हिरन की तरह चौंक नहीं जाता, या अचानक जंगल के क्षणिक सन्नाटे पर लकड़बग्घे की अजीबोगरीब हंसी फूटने पर अपने पैरों पर कूद पड़ता। लेकिन आखिरकार देर से सुबह हुई और बीमार और बुखार से पीड़ित टार्ज़न पानी की तलाश में जंगल की नम और उदास भूल भुलैया से धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर जलता हुआ लग रहा था। एक बड़ी बीमारी उसके गले तक पहुंच गई। उसने लगभग अभेद्य झाड़ियों का एक जाल देखा, और एक जंगली जानवर की तरह वो उसमें रेंगता हुआ अकेले और अदृश्य रूप से मरने के लिए चला गया, शिकारी, मांसाहारी के हमलों से सुरक्षित। लेकिन वह मरा नहीं। बहुत समय से वह मरना चाहता था, लेकिन कुछ ही देर में प्रकृति और क्रोधित पेट ने अपने अपने उपचारात्मक तरीके से खुद को राहत दी। बंदर आदमी को बहुत पसीना आया और फिर वह सामान्य और शांत नींद में सो गया, जो दोपहर तक बनी रही। जब वह उठा तो उसने पाया कि वह कमजोर है, लेकिन अब बीमार नहीं है। एक बार फिर उसने पानी की तलाश की और खूब पानी पीने के बाद धीरे धीरे समुद्र के किनारे बने केबिन की ओर चल पड़ा।
अकेलेपन और परेशानी के समय में यही शांति और सुकून की तलाश करना उसका पुराना रिवाज था, जो उसे कहीं और नहीं मिल सकता था। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचा और उसने अपने पिता द्वारा कई साल पहले बनाई गई कच्ची कुंडी को खोला, दो छोटी लाल आंखें जंगल के छिपे हुए पत्तों से उसे देख रही थीं। झबरा भरिंग जैसी भौहों के नीचे से वे उसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से घूर रहे थे, दुर्भावनापूर्ण तरीके से और उत्सुकता से। फिर टार्ज़न केबिन में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ पूरी दुनिया से दूर होने के बावजूद वह बिना किसी व्यवधान के डर के सपने देख सकता था। वह सिकुड़कर उन अजीब चीजों में चित्रों को देख सकता था जो किताबें थीं। वह उन मुद्रित शब्दों को समझ सकता था जिन्हें उसने बिना बोली जाने वाली भाषा के ज्ञान के पढ़ना सीखा था। वह एक अद्भुत दुनिया में रह सकता था जिसके बारे में उसे अपनी प्रिय पुस्तकों के कवर से परे कोई जानकारी नहीं थी। नूमा और सबोर उसके करीब घूम सकते थे, तत्व अपने पूरे क्रोध में भड़क सकते थे, लेकिन कम से कम यहाँ टार्ज़न पूरी तरह से अपने होश खो सकता था, एक सुखद विश्राम में जिसने उसे अपने सभी सुखों में से सबसे बड़े सुख की निर्बाध खोज के लिए अपनी सारी शक्ति दी। आज उसने उस विशाल पक्षी की तस्वीर देखी जो अपने पंजों में छोटी तरमांगनी को उठाकर ले जा रहा था। रंगीन प्रिंट को देखते हुए टार्ज़न ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, ये वही पक्षी था जो उसे एक दिन पहले उठाकर ले गया था, क्योंकि टार्ज़न के लिए वह सपना इतना बड़ा सच था कि उसे अब भी लगता था कि पेड़ पर सोने के बाद एक और दिन और एक रात बीत चुकी है। लेकिन जितना ज्यादा वह इस मामले पर सोचता था, उतना ही कम सकारात्मक होता जाता था कि वह जिस साहसिक यात्रा से गुजरा था, उसकी सच्चाई क्या है। फिर भी वह ये तय करने में पूरी तरह असमर्थ था कि वास्तविक कहाँ समाप्त हुआ और अवास्तविक कहाँ से शुरू हुआ। क्या वह वास्तव में अश्वेतों के गांव में गया था? क्या उसने बूढ़े गोमंगनी को मारा था? क्या उसने हाथी का मांस खाया था? क्या वह बीमार था? टार्ज़न ने अपने उलझे हुए काले सिर को खुजलाया और आश्चर्य से पूछा। ये सब बहुत अजीब था, फिर भी वह जानता था कि उसने कभी नूमा को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा था, या हिस्टा को एक बूढ़े अश्वेत व्यक्ति का सिर और पेट पकड़े हुए नहीं देखा था, जिसे टार्ज़न पहले ही मार चुका था। अंततः एक आह भरकर उसने अथाह को समझने की कोशिश करना छोड़ दिया। फिर भी अपने हृदय की गहराइयों में वह जानता था कि उसके जीवन में कुछ ऐसा आया है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, एक और जीवन जो तब भी अस्तित्व में था जब वह सोता था और जिसकी चेतना उसके जागने के घंटों तक बनी रहती थी। फिर वह सोचने लगा कि क्या ये अजीब प्राणी जिनसे वह नींद में मिला था उसे मार न डालें, क्योंकि ऐसे समय में वानरों का टार्ज़न एक अलग ही टार्ज़न प्रतीत होता था, सुस्त, असहाय और डरपोक, जो अपने शत्रुओं से उसी तरह भागना चाहता था जैसे बारह नामक हिरण, जो सभी प्राणियों में सबसे अधिक भयभीत था। इस प्रकार एक सपने के साथ भय के ज्ञान की पहली हल्की सी झलक आई, एक ऐसा ज्ञान जिसे टार्ज़न ने जागते हुए कभी अनुभव नहीं किया था, और शायद वह वही अनुभव कर रहा था जो उसके शुरुआती पूर्वजों ने अनुभव किया था और जिसे पहले अंधविश्वास और बाद में धर्म के रूप में भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया था, क्योंकि उन्होंने टार्ज़न की तरह रात में ऐसी चीजें देखी थी जिन्हें वे इंद्रिय बोध या तर्क के दिन के मानकों से नहीं समझा सकते थे, और इस प्रकार उन्होंने अपने लिए एक अजीब व्याख्या गढ़ ली थी जिसमें विचित्र आकार शामिल थे, जो अजीब और अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, जिन्हें वे अंततः प्रकृति की उन सभी अकथनीय घटनाओं का श्रेय देने लगे जो प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ उन्हें विस्मय, आश्चर्य या आतंक से भर देती थीं। और जैसे ही टार्ज़न ने अपने दिमाग को अपने सामने छपे हुए पन्ने पर केंद्रित किया, अजीबोगरीब कारनामों की सक्रिय याद तुरंत उस पाठ में विलीन हो गई जिसे वह पढ़ रहा था, कैद में गोरिल्ला बोलगानी की कहानी। बोलगानी का कमोबेश जीवंत चित्रण था जिसमें रंगों में और पिंजरे में कई अनोखे दिखने वाले तरमांगनी एक रेलिंग के सहारे खड़े थे और गुर्राते हुए जानवर को उत्सुकता से देख रहे थे। टार्ज़न को हमेशा की तरह अजीबोगरीब और बेकार दिखने वाले रंगीन पंखों की कतार पर आश्चर्य हुआ जो तरमांगनी के शरीर को ढांक रहे थे। जब भी वह इन अजीबोगरीब जीवों को देखता तो उसे हमेशा हल्की मुस्कान आती। उसे आश्चर्य होता कि क्या वे अपने शरीर को अपने बालों के बिना शर्म से ढांकते हैं या इसलिए कि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा पहने जाने वाले अजीबोगरीब कपड़े उनकी सुंदरता में कुछ इजाफा करते हैं।
टार्ज़न को विशेष रूप से चित्रित लोगों के विचित्र सिर के कपड़ों से मजा आया। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ मादाएं अपने सिर को सीधा खड़ा रखने में कैसे सफल हो जाती हैं, और वह पहले की तरह ही जोर से हंसने के करीब पहुंच गया, क्योंकि वह मादाओं के सिर पर अजीब छोटी गोल चीजों के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे बंदर आदमी ने छपे हुए पन्ने पर अक्षरों के विभिन्न संयोजनों का अर्थ समझ लिया, और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, छोटे कीड़े, क्योंकि वह हमेशा अक्षरों के बारे में सोचता था, बहुत ही भ्रामक तरीके से इधर उधर भागने लगे, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके विचार भ्रमित हो गए। 2 बार उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, लेकिन केवल एक पल के लिए ही वह कीड़ों को फिर से सुसंगत और समझने योग्य रूप में ला सका। वह पिछली रात बीमार होकर सोया था और अब वह नींद की कमी, बीमारी और हल्के बुखार के कारण थका हुआ था, जिससे उसका ध्यान केंद्रित करना या अपनी आंखें खुली रखना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। टार्ज़न को एहसास हुआ कि वह सो रहा है, और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ और उसने खुद को एक ऐसी प्रवृत्ति के हवाले करने का फैसला किया जो लगभग शारीरिक दर्द के अनुपात में आ गई थी, केबिन का दरवाज़ा खुलने से वह जाग गया। टार्ज़न ने तुरंत उस बाधा की ओर मुड़कर देखा। एक पल के लिए वो आश्चर्यचकित रह गया, जब उसने देखा कि दरवाजे पर बोल्गानी नामक गोरिल्ला का विशाल और बालों वाला रूप खड़ा है। अब विशाल जंगल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ टार्ज़न छोटे से केबिन में बंद रहना पसंद करता, सिवाय बोल्गानी गोरिल्ला के। फिर भी उसे कोई डर नहीं लगा, भले ही उसकी तेज नज़र ने देखा कि बोल्गानी उस जंगल के पागलपन की चपेट में था जो बहुत से खूंखार नरों को जकड़ लेता है। आमतौर पर विशाल गोरिल्ला संघर्ष से बचते हैं, खुद को दूसरे जंगल के लोगों से छिपाते हैं, और आमतौर पर सबसे अच्छे पड़ोसी होते हैं। लेकिन जब उन पर हमला होता है या पागलपन उन्हें जकड़ लेता है, तो कोई भी जंगल का निवासी इतना साहसी और खूंखार नहीं होता कि जानबूझकर उनसे झगड़ा करना चाहे। लेकिन टार्ज़न के लिए कोई रास्ता नहीं था। बोल्गानी लाल किनारे वाली दुष्ट आंखों से उसे घूर रहा था। एक पल में वह दौड़कर अंदर घुस जाएगा और बंदर आदमी को पकड़ लेगा। टार्ज़न ने शिकार के चाकू को उठाया, जहां उसने उसे अपने बगल में मेज पर रखा था, लेकिन चूंकि उसकी उंगलियां तुरंत हथियार को नहीं ढूंढ पाईं, इसलिए उसने उसे ढूंढने के लिए एक त्वरित नज़र घुमाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी जिसे वह देख रहा था, जो अभी भी बोल्गानी की तस्वीर के सामने खुली पड़ी थी। टार्ज़न को अपना चाकू मिल गया, लेकिन उसने बस उसे आलस से उंगलियों से छुआ और आगे बढ़ते हुए गोरिल्ला की दिशा में मुस्कुराया। वो फिर कभी उन खोखली चीज़ों से मूर्ख नहीं बनेगा जो सोते समय आती हैं। एक पल में, इसमें कोई संदेह नहीं है, बोल्गानी हाथी के सिर वाले पबा चूहे में बदल जाएगा। टार्ज़न ने हाल ही में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, इसलिए उसे कुछ हद तक अंदाज़ा था कि उसे क्या होने वाला है, लेकिन इस बार बोल्गानी ने अपना रूप नहीं बदला और वह धीरे धीरे युवा वानर आदमी की ओर बढ़ा। टार्ज़न भी थोड़ा हैरान था कि उसे किसी सुरक्षित जगह पर भागने की कोई इच्छा नहीं थी, जैसा कि उसके दूसरे नए और उल्लेखनीय कारनामों में सबसे ज्यादा स्पष्ट था। अब वो बिल्कुल अपने आप में था, जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि कोई भी मांस और खून का गोरिल्ला उसके सामने नहीं खड़ा था। टार्ज़न ने सोचा कि अब तक ये चीज़ हवा में विलीन हो जानी चाहिए थी, या किसी और चीज़ में बदल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय ये खुद बोल्गानी की तरह स्पष्ट और वास्तविक दिखाई दिया। शानदार काला कोट जीवन और स्वास्थ्य के साथ चमक रहा था, जो युवा लॉर्ड ग्रास्टोक के पीछे ऊंची खिड़की से केबिन में सूरज की रोशनी की एक किरण में चमक रहा था। टार्ज़न ने सोचा कि यह उसकी नींद के रोमांचों में सबसे यथार्थवादी था, क्योंकि वह निष्क्रिय रूप से अगली मनोरंजक घटना की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर गोरिल्ला ने हमला कर दिया। 2 शक्तिशाली, कठोर हाथों ने बंदर आदमी को पकड़ लिया। उसके चेहरे के पास बड़े बड़े नुकीले दांत निकले हुए थे। गुफानुमा गले से एक भयानक दहाड़ निकली और गर्म सांस टार्ज़न के गाल पर पड़ रही थी, और फिर भी वह प्रेत को देखकर मुस्कुराता हुआ बैठा रहा। टार्ज़न को 1 या 2 बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, लेकिन लगातार इतनी बार नहीं। वह जानता था कि यह बोल्गानी कोई असली बोल्गानी नहीं था, क्योंकि अगर वह होता तो वह कभी भी केबिन में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि केवल टार्ज़न ही कुंडी खोलना जानता था।
गोरिल्ला बाल रहित वानर की अजीब निष्क्रियता से हैरान लग रहा था। वो एक पल के लिए रुका और अपने जबड़े दूसरे के गले के पास घुरघुराने लगा। फिर अचानक उसे लगा कि वह किसी निर्णय पर पहुंच गया है। वानर मानव को बालों वाले कंधे पर घुमाते हुए, जिस तरह से आप या मैं किसी बच्चे को गोद में उठा सकते हैं, बोल्गानी मुड़ा और खुले में भाग गया, बड़े पेड़ों की ओर दौड़ता हुआ। अब वास्तव में टार्ज़न को यकीन था कि यह एक नींद का रोमांच था, और इसलिए वो बड़े पैमाने पर मुस्कुराया क्योंकि विशालकाय गोरिल्ला उसे बिना किसी प्रतिरोध के दूर ले गया। टार्ज़न ने तर्क दिया, अब वह जाग जाएगा और खुद को वापस उसी केबिन में पाएगा जहां वह सो गया था। उसने विचार पर वापस नजर डाली और देखा कि केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा जंगली घुसपैठियों से बचने के लिए इसे बंद करने और कुंडी लगाने में सावधान रहता था। बंदर मनु टार्ज़न के खजाने में दुखद तबाही मचा देगा अगर वो कुछ मिनटों के लिए भी अंदर पहुंच जाए। टार्ज़न के दिमाग में जो सवाल उठा वह हैरान करने वाला था। नींद के रोमांच कहाँ खत्म होते हैं और वास्तविकता कहाँ से शुरू होती है? उसे कैसे यकीन था कि केबिन का दरवाज़ा वास्तव में खुला नहीं था? उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसके पिछले नींद के रोमांचों की कोई भी विचित्र अतिशयोक्ति नहीं थी। तब बेहतर होगा कि वह सुरक्षित पक्ष पर रहे और सुनिश्चित करे कि केबिन का दरवाज़ा बंद हो। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही जो कुछ भी हो रहा हो वह बिल्कुल भी न हो। टार्ज़न ने बोल्गानी के कंधे से फिसलने की कोशिश की, लेकिन विशाल जानवर ने केवल भयावह रूप से गुर्राहट की और उसे और भी कसकर पकड़ लिया। एक शक्तिशाली प्रयास के साथ बंदर आदमी ने खुद को ढीला कर लिया, और जैसे ही वह जमीन पर फिसला, सपनों का गोरिल्ला उस पर क्रूर रूप से मुड़ा, उसे एक बार फिर से जकड़ लिया और उसके चिकने, भूरे कंधे में अपने बड़े नुकीले दांत गड़ा दिए। टार्ज़न के होठों से उपहास की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि दर्द और गर्म खून ने उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति को जगा दिया। सोए हुए या जागे हुए, ये चीज़ अब मजाक नहीं थी। काटते, फाड़ते और गुर्राते हुए दोनों जमीन पर लुढ़क गए। गोरिल्ला अब पागल क्रोध से पागल हो गया था। बार बार उसने वानर आदमी के कंधे पर अपनी पकड़ ढीली की ताकि गले को पकड़ने की कोशिश कर सके, लेकिन वानरों के टार्ज़न ने पहले भी ऐसे जीवों से लड़ाई की थी जो पहले महत्वपूर्ण नस पर हमला करते थे, और हर बार वह अपने प्रतिद्वंद्वी के गले पर अपनी उंगलियां रखने की कोशिश करते हुए खतरे से बच जाता था। आखिरकार वह सफल हुआ। उसकी बड़ी मांसपेशियां उसकी चिकनी खाल के नीचे तनावग्रस्त और गांठदार हो गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से बालों वाले धड़ को उससे दूर धकेलने के लिए जोर लगाया। और जब उसने बोल्गानी का गला दबाया और उसे दूर धकेला, तो उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे उनके बीच ऊपर की ओर बढ़ता गया, जब तक कि शिकार के चाकू की नोक बर्बर हृदय पर नहीं आ गई। स्टीलधारी कलाई की एक त्वरित गति हुई और ब्लेड अपने लक्ष्य पर जा गिरा। बोल्गानी नामक गोरिल्ला ने एक भयानक चीख लगाई, खुद को बंदर आदमी की पकड़ से छुड़ाया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, कुछ कदम लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंगों में कुछ अकड़न हुई और वह जानवर शांत हो गया। वानरों का टार्ज़न अपने शिकार को नीचे देखता हुआ खड़ा था, और वहां खड़े खड़े उसने अपनी उंगलियां अपने घने काले बालों में घुमाईं। कुछ देर बाद वह झुका और शव को छुआ। गोरिल्ला के लाल रक्त की कुछ मात्रा उसकी उंगलियों पर लाल हो गई। उसने उन्हें अपनी नाक के पास उठाया और सूंघा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और केबिन की ओर मुड़ गया। दरवाज़ा अभी भी खुला था। उसने उसे बंद किया और कुंडी लगा दी। अपने शिकार के शव की ओर लौटते हुए वह फिर रुका और अपना सिर खुजलाया। अगर यह नींद में किया गया एक रोमांचक अनुभव था, तो फिर वास्तविकता क्या थी? वह एक को दूसरे से कैसे पहचान सकता था? उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ था, उसमें से कितना वास्तविक था और कितना अवास्तविक? उसने उस मृत शरीर पर पैर रखा और अपना चेहरा आसमान की ओर उठाकर बैल बंदर की मारक पुकार को आवाज दी। दूर से एक शेर ने उत्तर दिया। ये बहुत वास्तविक था, फिर भी वह नहीं जानता था। हैरान होकर वह जंगल में चला गया। नहीं, वो नहीं जानता था कि क्या वास्तविक था और क्या नहीं, लेकिन एक बात वह जानता था, वह फिर कभी तांतोर नामक हाथी का मांस नहीं खाएगा।